नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही चैनल पर। मैं आपका दोस्त संजय। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और साथ साथ में शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है और आप लोग जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसी तरह से मैं वीडियो डालता हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके कमेंट भी करें। तो चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को नज़रअंदाज ना करें और एक एक प्रश्नों को आप परीक्षा की दृष्टिकोण से ही देखें। जो हिंदी पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ माना जाता है, इसके रचनाकार का क्या नाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आलोचक माने जाते हैं। इनके 3 इतिहास ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। एक तो हमारे सामने आया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये 3 ग्रंथ लिखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो रीतिकाल का नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। भक्तिकाल को भक्तिकाल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। और रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। तो ये जो किशोरीलाल गुप्त जी का इतिहास ग्रंथ था, कौन सा इतिहास ग्रंथ? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो ये प्रकाशित किस नाम से करवाया था, मतलब ये जो इतिहास था वो किस इतिहास का रूपांतरण है? तो ये द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का है। जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इसका लेखक कौन है? तो जॉर्ज गिरिसन। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1888 में प्रकाशित हुआ था। और ये फ्रेंच भाषा में ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। जो गासा द तासी का इतिहास ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और ये गिरसन जी का जो इतिहास है वो कालक्रम की दृष्टि के अनुसार लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। दूसरा, इसमें यह विशेषता है कि इसका रूपांतरण हिंदी में किसने किया था? तो किशोरीलाल गुप्त ने किया था। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, जिसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1957। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वह साहित्यकार जिसने हिंदी साहित्य में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना माना है। मित्रों, आप यह देखिएगा कि आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो गद्य काल नाम दिया था। तो गद्य काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसी से आपका प्रश्न यहाँ से हल हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया था? तो ये रामशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया था? तो ये मोहन अवस्थी के अतिरिक्त सुमन राज्य ने भी इसको हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल कहा था। अगला जो प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसकी हम बात कर चुके हैं। ये गिरसन का इतिहास है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है। और यहाँ पर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो इन्होंने माना है 1700 विक्रम 1700 से लेकर 1900 तक। अब ये अगला प्रश्न है कि वह इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने कवियों का विवरण दिया है? अर्थात विवरण का अर्थ होता है कितने कवियों को शामिल किया है। तो 5000 कवियों को जो शामिल किया है वो मिश्र बंधुओं ने किया है, परंतु इनके इतिहास ग्रंथ में जितने कवि हैं वो टोटल हैं 4591, है ना, लगभग 5000 के करीब। और हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक किसे माना जाता है?
तो डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है। हालांकि यह प्रश्न भी आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले कौन से लेखक मतलब इतिहासकार नहीं हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, इन्होंने सिर्फ संपादन ही किया था। ये यूजीसी नेट दिसंबर 2007 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा था, तो ये रहा था युग प्रवृत्ति रहा था, युग प्रवृत्ति रहा था कालों के नामकरण का विभाजन। तो अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, तो ये किसने किया था? जॉर्ज गार्सा द तासी ने किया था। इतिहास लेखन की परंपरा और कालक्रम की दृष्टिकोण के अनुसार लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो ये जॉर्ज गिरिसन का माना जाता है। जो इतिहास गार्सा द तासी का इतिहास ग्रंथ था, वो वर्ण क्रम अनुसार लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद के लेखक माने जाते हैं गणेश। इसमें कौन कौन से आते हैं? मिश्र बंधु विनोद, ये मिश्र बंधुओं का लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। तो इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? इनमें 3 भाई हुए थे, गणेश, श्याम और सुखदेव। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो वहाँ पर एक विकल्प और जोड़ दिया जाता है, तो कृष्ण बिहारी वहाँ पर शामिल किया जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए, गणेश बिहारी आते हैं, श्याम बिहारी आते हैं और सुखदेव बिहारी भी आते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? तो ये मिश्र बंधुओं ने दिया था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत नाम किसने दिया था? तो ये मिश्र बंधुओं ने दिया था। और हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से आरंभ मानने वाले कौन थे? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे। हालांकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने रासो साहित्य को वीरगाथा काल कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने वास्तविक हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना है, वो भक्ति काल से माना है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल अर्थात प्रारंभिक काल को संबोधित किया है, तो संधि काल एवं चारण काल के नाम से संबोधित किया है। मित्रों, यहाँ पर मैं नामकरण से संबंधित आपको कुछ ट्रिक नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको याद ही करने पड़ेंगे कि किस आलोचक ने आदिकाल को क्या नाम दिया था और किसने भक्तिकाल को क्या नाम दिया था। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने दिया था? ये मैं आपको करवा चुका हूँ। भक्तिकाल को भक्तिकाल और रीतिकाल को रीतिकाल, ये दोनों नाम जो दिए थे वो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दिए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है, तो ये मानी जाती है विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। जो हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, वो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ इतिहास माना जाता है। और वो किस पद्धति में लिखा गया था? विधेयवादी पद्धति में लिखा गया था। विधेयवादी पद्धति का हिंदी में आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। वैसे बात की जाए कि विधेयवादी पद्धति के आरंभकर्ता थे, तो ये तेन को माना जाता है विधेयवादी पद्धति, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथों में कालों का नामकरण आधार क्या था? युग प्रवृत्ति थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह विद्वान जिसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, ये राहुल सांकृत्याय ने कहा है। और सरहपाद को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। और रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है? तो ये स्वयंभू को कहा है। और रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो रामविलास शर्मा है। अगर यहाँ पर हिंदी होता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके इतिहासकार हो जाने चाहिए थे, और यहाँ पे भारतीय हैं तो रामविलास शर्मा इसके सही उत्तर हो जाएगा। अब ये देखो कि यहाँ पर मैं आपको कॉमन सी चीज़ें ही बताऊंगा जहाँ से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन क्या कर रहा है? ये
गद्य मतलब गद्य की ही बात कर रहा है। अब ये देखो कि किस आलोचक ने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से संबोधित किया था, तो वैसे आपको उत्तर आ जाएगा, तो रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न पर आते हैं कि ये हो गया है, वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है, तो इस्तवार दलितेंद्र इंदुए हिंदुस्तानी को माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो शिव सिंह सरोज का इतिहास ग्रंथ था, शिव सिंह सरोज का जो इतिहास, शिव सिंह सेंगर था शिव सिंह सरोज का, तो वो भी वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का था, वो उसका पहला नाम क्या था, तो उसका पहले नाम था हिंदी साहित्य का विकास। जो 1900 इसका जो पहला प्रकरण प्रकाशित हुआ था, पहला संस्करण जो प्रकाशित हुआ था वो 1929 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा संस्करण, उसमें कुछ भूल और गलतियां हो गई थी, जिसका दूसरा संस्करण रामचंद्र शुक्ल को निकालना पड़ा था, जिसका दूसरा संस्करण निकला था 1940 में। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर के नाम से संबोधित किया जाता था। ये हिंदी सागर की भूमिका में, शब्द सागर की भूमिका के में लिखा गया था। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ये प्रश्न है कि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। ये देखिए कि कोई भी आलोचक या साहित्यकार किसी मतलब मतभेद या भेद के आधार पर आलोचना नहीं करता है। वो स्वतंत्र होकर, तटस्थ होकर और संतुलित होकर ही मतलब किसी कवि की रचनाओं का मूल्यांकन करता है। ये एक आलोचक की खासियत होती है। आलोचक का अर्थ यह होता है कि किसी भी रचना में उसमें गुण दोषों दोनों का उसे वर्णन करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या थी? युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती थी। मतलब इसका कहने का अभिप्राय यह है कि रामचंद्र शुक्ल वर्तमान युग को अधिक महत्व देते थे, वो पुरानी विचारधाराओं को अधिक महत्व नहीं देते थे। इसी के कारण वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के विरोधी कवि कहलाते थे, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरानी विचारधारा के कवि थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे, वो नवीन विचारधारा के कवि माने जाते हैं। आलोचक कवि नहीं, सॉरी, आलोचक माने जाते हैं, इतिहासकार माने जाते हैं। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं को की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया गया हो। ये विशेष प्रवृत्ति के अनुसार किसने काल विभाजन किया था, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। आदिकाल किसमें अवधि आप सभी जानते ही होंगे, संवत 1050 से लेकर 1075 विक्रमी संवत। इस्तवार द लितेंद्र इंदुए हिंदुस्तानी ये किस नामक ग्रंथ लिखा गया था, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और जो गारसा दासी थे वो हिंदी भाषा के कट्टर विरोधी माने जाते थे। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हिंदी साहित्य का कट्टर विरोधी किसे माना जाता है, तो आप उत्तर क्या देंगे कि सर गारसा दासी को माना जाता है। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित की रखा था। अब ये देखिए प्रेमचंद, इसका उत्तर इसलिए है क्योंकि उन्होंने काव्य नहीं लिखे थे। उन्होंने क्या क्या लिखा था, उपन्यास और कहानियाँ, ठीक है। अब ये देखो जैसे उनके 3 नाटक माने जाते, काव्य उन्होंने लगभग नामात्र के बराबर ही लिखे थे। अब नाटक उन्होंने सबसे कम लिखे थे, लगभग 3 नाटक लिखे थे। एक था करबला, एक संग्राम था और एक प्रेम की बेदी था। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद की जो प्रसिद्धि का प्रमुख पाने का कारण था वो था उनके उपन्यास गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, है ना, मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उपन्यास थे जो प्रेमचंद की प्रसिद्धि का कारण बने थे।
अपभ्रंश, अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। सबसे पहले जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी इसके अतिरिक्त किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन और ये रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों ने कहा था। ये आप याद रखिए कि अगर प्रश्न आता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, अगर रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये तीनों विकल्प में होते हैं तो सबसे पहले आपने प्रधानता किसको देनी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को देनी है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। वास्तव में जो अपभ्रंश को प्राकृत भाषा किसने कहा था, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और ये याद रखना है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने नहीं कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहा था। अगला जो प्रश्न है कि शब्द हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो ये इतिहास ग्रंथ है और ये श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये मैं आपको प्रश्न बता चुका हूँ पहले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के कवि माने जाते हैं, तो ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। ये आपने याद रखना है। द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से मिलता जुलता जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से आपने यह देखना है कि ये एक आलोचक थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो एक युग प्रवर्तक थे, अर्थात इनके नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। और द्विवेदी युग के कविता और कहानी की भाषा क्या थी, खड़ी बोली। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का कार्यभार कब संभाला था, 1903 में संभाला था। तो अगला जो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है, जो जॉर्ज गिरिसन को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा था, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा था, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण थे। रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता था, जिसके कारण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया था। आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल में नायिका से संबंधित काफ़ी ज़्यादा रचनाएं हुई थी, उसमें जो राष्ट्रभक्ति थी वो संकुचित हो चली थी, है ना। तो इस तरह का अगर विश्वनाथ ने कहा कि रीतिकाल, अगर हम रीतिकाल को रीतिकाल नाम देते हैं तो इसके जो आगे का मार्ग है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया। इस्तवारदा लितेंद्र इंदवी हिंदुस्तानी, ये गारसादा तारसी का है और ये वर्णक्रम अनुसार लिखा गया है और ये फ्रेंच भाषा में है और अंग्ला भाषा में लिखा गया। हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसका है, ये एडविन ग्रीव्स का माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक और ग्रंथ माना जाता है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FE के, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसके रचयिता हैं FE के। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल नाम दिया था, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। इसके अतिरिक्त मिश्र बंधुओं ने भी भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया था। रामचंद्र शुक्ल का कहना था कि किसी भी काल को पूर्व या उत्तर में बांट देना और यह भी नहीं देखना कि किस काल में क्या आता है, एक इतिहास
खंड नहीं हो सकता है। इस तरह की उन्होंने आलोचना की थी। तो मिश्र बंधुओं के बारे में वो कहा था। हालांकि हम ये देखते हैं कि रीतिकाल से संबंधित जितनी भी जानकारी ली थी वो मिश्र बंधुओं से रामचंद्र शुक्ल जी ने ली थी। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की जो उसमें सीमा निर्धारित की गई है वो 1890 से 1924 तक विक्रम संवत मानी है। तो काल विभाजन वाला ये प्रश्न हो चुका है, ये भी हो चुका है, लगभग ये सभी प्रश्न हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं हम कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका क्या नाम रखा था? तो आदिकाल नाम रखा था। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी ये नंद दुलारी वाजपेयी की रचना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आलोचनात्मक ग्रंथ है और ये 1945 में लिखा गया इतिहास ग्रंथ माना जाता है। मिश्र बंधुओं हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक माने जाते हैं। तो श्याम सुंदर दास को माना जाता है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, FE कोई इसके रचयिता माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान किस में तय किया है? तो ये गलत दिया हुआ है। 1925 से 50 तक माना जाता है, ये संवत में है और मतलब 50 से लेकर 75 तक ये द्वितीय उत्थान माना जाता है। आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान जिसे द्विवेदी युग के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर ये हमने क्या ईस्वी में दिया है, सन में दिया है। अगर हम किसी भी मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको रखूं 1398 ये कबीर का जन्म माना जाता है। अगर मैंने इसको संवत में परिवर्तित करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 57 जमा करना पड़ेगा और 1455 जो आंसर आएगा वो क्या है? संवत है। अगर मैंने संवत को सन में परिवर्तित करना है तो मैंने प्लस थोड़ी करना है, इसको माइनस करना है मैंने, जो फिर आंसर आएगा वो क्या आएगा? सन में आता है ना। अर्थात संवत आगे चलता है, संवत आगे चलता है और सन बाद में चलता है। इसी तरह से ये प्रश्न होगा, आप कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आचार्य, ये हो गया प्रश्न। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो गारसाद तासी के बारे में यह कहा जाता है कि वो उर्दू के काफ़ी पक्षधर थे। जिस तरह से लक्ष्मण सेन संस्कृत निष्ठ हिंदी के अत्यधिक मतलब जाने जाते हैं, संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर कौन माने जाते हैं? तो लक्ष्मण सिंह को माना जाता है। और पुरानी हिंदी के जहाँ पर आता है वहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी लगाओ, क्योंकि पुरानी हिंदी के बारे में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने काफ़ी ज़्यादा लिखा है। और कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है। इसमें लोक जो गाँव में लोक गीत होते हैं उसका वर्णन किया गया है और ये 8 भागों में विभाजित है। और इनके अतिरिक्त मिलन पथिक मानसी स्वपन ये भी रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं मानी जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना जाता है? तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाले इतिहास ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा था? ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था और इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत भी किया गया था, ये आपने याद रखना है। और शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो 1883 माना जाता है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो किसने लिखा था? तो ये सुमन राजे ने लिखा था। मित्रों आज यहीं पर समाप्त करते हैं पेज नंबर 9। लगभग 1-2 दिन में मैं एक और वीडियो डाल दूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट करें
और प्रतिक्रिया दें ताकि मुझे अवगत हो सकें कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं। यदि आपको पसंद नहीं आती है, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ें भी ऐड करें ताकि मैं अगली जो वीडियो आपको डालूं तो उसमें वो कमियां ना हो। और साथ साथ में इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मित्रों, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं ताकि और लोग भी इससे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।